नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री धामी आज लॉन्च करेंगे यूसीसी का पोर्टल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा, आप और कांग्रेस के नेताओं की जनसभाएं आज। आप आज जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में है रैली। महाकुंभ में धर्म संसद आज। गृह मंत्री अमित शाह आज संगम में लगाएंगे डुबकी। मौनी अमावस्या के लिए तैयारियां जोरों पर। और अमेरिका से आए निर्वासितों को स्वीकारने के लिए तैयार हुआ कोलंबिया। ट्रंप की धमकी के बाद वापस लिया फैसला। व्हाइट हाउस ने प्रेस बयान जारी कर दी जानकारी। और आइए शुरुआत करते हैं यूसीसी के साथ। जी हां, उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू किया जाएगा। यूसीसी को 2.5 साल की तैयारियों के बाद राज्य में लागू किया जा रहा है। इन तैयारियों में अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है। इसी के साथ उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनेगा जहां ये कानून प्रभावी होगा। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून यूसीसी को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसे वास्तविकता में बदलने में कुछ घंटों की बात है। समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी 27 जनवरी से उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लागू होने की घोषणा भी कर दी है। वहीं 27 जनवरी से ही यूसीसी पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। इस संबंध में राज्य के गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार 27 जनवरी को यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि धामी सरकार ने 20 जनवरी को आपात कैबिनेट बैठक बुलाकर यूसीसी की। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। संबित पात्रा एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सबके आदर्श पुरुष डॉक्टर BR अंबेडकर साहब। और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है, इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की यह स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है, यह स्टैचू दिखाता है। और यह थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे 30-35 फुट की बाबा साहेब की स्टैचू, उसके लिए उतनी बड़ी सीढ़ी का प्रावधान करना, सीढ़ी को लेकर आना, सीढ़ी को लगाना, इतने बड़े हथौड़े को लेकर आना, हथौड़े के साथ सीढ़ियों में चढ़ना,
अपना बैलेंस मेंटेन रखना, उसके ऊपर चढ़कर हथौड़े से मार करना। और जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी उस समय थाना कोतवाली, न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी, न जाने कितने पुलिसकर्मी सब वहां होंगे, मौजूद होंगे, मगर किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो संबित पात्रा यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया है, उनकी प्रतिमा को जिस तरीके से क्षति पहुंचाई गई, वो बेहद ही निंदनीय है और इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन किसी तरह की भी कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की गई। और इससे पहले हम लगातार बात कर रहे थे यूसीसी को लेकर। आपको बता दें, उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के लोगों से जो वादा किया गया था वो पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के नाम पर ओबीसी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा आप इसका विरोध कर रहे हैं। संविधान की मूल भावना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। उसको लागू करने में सबसे बड़ा और पहला कदम उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, वो अपना रहा है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। पर यूसीसी के नाम पर एक बीबीसी भड़काऊ भाईजान कमेटी काम पर है। यहाँ से ओवैसी बोल पड़ रहे हैं, वहाँ से कांग्रेस बोल पड़ रही है, वहाँ से आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, वहाँ से समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। अरे महिला सशक्तिकरण से इतनी आपत्ति आपको? और इसके साथ ही भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी उत्तराखंड में लागू होने वाली समान नागरिक संहिता पर कहा कि यह देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और जल्द ही पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। इस फैसले से देश को आगे बढ़ने और विकास के पथ पर चलने का मौका मिलेगा। देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और समान नागरिक संहिता वो सबसे एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर चलेगा और सारे संसाधन उपलब्ध होंगे। इस नाते से पूरी उम्मीद है कि अब उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में लगातार यूसीसी को लागू करने का सिलसिला जारी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में आज समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा और काफ़ी अहम इस पर और चर्चा के लिए आइए रुक करेंगे। देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे कितना महत्वपूर्ण दिन आज उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पहला राज्य जो कि यूसीसी लागू करने जा रहा है। देखिए, आपसे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल और यूसीसी की जो नियमावली है इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीबन 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसी समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद नियमावली और उससे पहले जो राष्ट्रपति की मंजूरी, तमाम जो कानूनी प्रावधान है उसको सरकार की तरफ से पूरा किया गया है और आज करीबन 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद यूसीसी का सपना साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक थोड़ी देर में इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और यूसीसी के पोर्टल का लोकार्पण और यूसीसी की जो नियमावली है इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे।
जी बिल्कुल, और खासतौर से अंकित, क्योंकि यूसीसी की वजह से हम देख सकते हैं किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। लिंग या जाति या धर्म के आधार पर जिस तरीके से पहले बांट दिया जाता था, क्या उसको एक तरीके से जड़ से उखाड़ने में मदद मिलेगी इससे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश में जो कुप्रथाएं चलती आ रही थी, चाहे वो हलाला की बात करें, चाहे वो अन्य चीजों की बात करें, तो निश्चित ही सरकार चाहती है कि एक समान जो संहिता है उसके दायरे में हर एक नागरिक आए, और इसी के उद्देश्य से सरकार ने यूसीसी का एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार करा है। सरकार चाहती है कि इससे महिलाएं भी सशक्त हो, इसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन सभी के लिए एक विशेष कानून का प्रावधान बनाया गया है, और इस यूसीसी के माध्यम से सरकार हर एक नागरिक को इसके दायरे में लाना चाहती है, और एक समान कानून के दायरे में आने के बाद से एक समरूपता आएगी। इस तरीके की बातें सरकार कह रही है, और निश्चित ही चाहे फिर वो विवाह की बात करें, चाहे फिर वो लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, चाहे फिर वो उत्तराधिकार की बात करें, इन तमाम चीजों में एक रूपता आएगी, और सरकार चाहती है कि इन सभी की जानकारी सरकार के पास हो और एक समान अधिकार हर एक को मिले। इसके हिसाब से सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करने जा रहे हैं, और आज से ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, और इसका इंतजार भी अब कुछ ही घंटे में समाप्त होने जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद इसका लोकार्पण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस तरीके से उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, यूसीसी जो है कुछ देर बाद लागू हो जाएगा। जो पोर्टल है उसको लॉन्च करेंगे पुष्कर सिंह धामी, और भी तमाम खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू हम कराएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आपको बता दें, महाकुंभ की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर धर्म संसद का जो आयोजन है वो होगा, और क्या कुछ खास होगा बताएंगे आपको। तो दिव्य भव्य महाकुंभ में आज जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। महाकुंभ नगर के सेक्टर 17 में शांति सेवा शिविर में दोपहर 12 बजे धर्म संसद का आयोजन होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद होगी। इस धर्म संसद में मुख्य रूप से देश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाने का मुद्दा रखा जाएगा। इस धर्म संसद में सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों के साथ ही अलग अलग संप्रदायों के दूसरे प्रमुख संत महात्माओं को बुलाया जाएगा। संघ और राजनीति से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इस धर्म संसद में नहीं बुलाया गया है। धर्म संसद के आयोजन के लिए वरिष्ठ संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी के साथ ही आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी, जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, उदासीन अखाड़े के हरिचेतनानंद जी और मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर शामिल हैं। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान उनका कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम होगा। अमित शाह की यात्रा में कई पवित्र स्थलों का वो दौरा करेंगे और संतों से मुलाकात भी शामिल है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जा रही है। अमित शाह का पहला पड़ाव संगम नोस होगा, जहां वे पवित्र गंगा यमुना संगम में स्नान करेंगे, जिसके बाद वे बड़े हनुमान जी के मंदिर और अभयवट का दर्शन करेंगे। संगम नोस के बाद गृह मंत्री जूना अखाड़े में महाराज और अन्य संतों से मुलाकात करेंगे और भोजन करेंगे। फिर गुरु शरणानंद जी के आश्रम में जाकर गुरु शरणानंद जी और गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात करेंगे। अंत में श्रृंगेरीपुरी एवं द्वारका के शंकराचार्यों से भेंट करेंगे।
तो महाकुंभ में हर एक दिन जो है वो खास होता हुआ नजर आता है और आज का जो दिन है उसमें और क्या कुछ खास होगा ये जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब बात हम कर रहे हैं लगातार दिव्य भव्य महाकुंभ की, हर एक दिन के साथ अगर शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसकी दिव्यता और जो भव्यता है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आज के दिन की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ धर्म संसद का आयोजन है बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी आज पहुंच रहे हैं वहां पर। जी, और मैं मुकुल वहीं पर हूँ, दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये अरेल का वीआईपी घाट है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं। डीपीएस का यहाँ हेलीपैड है, वहाँ पर वो आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ से इस विशेष जेटी के द्वारा वो जाएंगे संगम नोज पर, जहाँ पर वीआईपी जेटी बनी हुई है, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से संगम मार्ग से ही होते हुए वे किला घाट पहुँचेंगे। किला घाट पर एक नया वीआईपी घाट बनाया गया है, वहाँ से नज़दीक है बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी का मंदिर, वो लेटे हनुमान जी मंदिर में दर्शन करेंगे, अक्षय वट का दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है संत महात्माओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। दोपहर में वो आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से मुलाकात करेंगे और भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद अन्य संत महात्माओं और पुरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य और श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य से आशीर्वाद लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ किस तरीके से श्रद्धालुओं के आने की अगर बात करें तो तकरीबन 2.25 करोड़ श्रद्धालु कल केवल आए हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। अब तक 14.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। आगे का जो सबसे बड़ा स्नान का पर्व है, अमृत स्नान का पर्व है, वो मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में अपेक्षा की जा रही है कि 10 करोड़ के आसपास लोग संगम में आकर पवित्र डुबकी लगाएंगे, पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ अभूतपूर्व आस्था का, धर्म का, आध्यात्म का यहाँ पर संगम हो रहा है और वो त्रिवेणी तट है जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है और जो कि हमारी सनातन संस्कृति की संवाहिकाएं हैं और पूरी दुनिया के लिए जीवंत आश्चर्य है कि किस तरीके से इतना बड़ा साक्षात मानव समागम यहाँ पर हो रहा है। जितने अन्य देशों के धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पूरे वर्ष भर में नहीं होती, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर एक दिन में आकर स्नान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जीवित अजूबा है, जीवंत आश्चर्य है। मुकुल जी बिल्कुल अश्विनी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए संगम, लेकिन कहीं ना कहीं सनातन समागम जो है वो यहाँ नज़र आता है और ख़ासतौर से आज धर्म संसद का जिस तरीके से आयोजन की बात कही जा रही है, सनातन बोर्ड की एक जो मांग है उसको लेकर किस तरह की जो बातें हैं वो इस दौरान उनकी चर्चा की जाएगी। जी, हम दृश्य भी दिखाते रहेंगे यहाँ पर। और अब मैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं धर्म संसद का आयोजन कुंभ में संत महात्माओं द्वारा लंबे समय से किया जाता रहा है। ये वो स्थान है जहाँ पर सभी संत महात्मा, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर आकर मिलते हैं और समाज की जो स्थिति है उस पर बारीकी से वो चर्चा करते हैं। राजनीतिक रूप से कोई निर्णय नहीं लिए जाते, लेकिन समाज सुधार की दृष्टि से, जो समाज में व्यवस्था बनाने की दृष्टि से, सनातन धर्म के उन्नयन की दृष्टि से, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से, सनातन धर्म के संरक्षण की दृष्टि से जो आवश्यक होता है उस पर धर्म संसद में विचार किया जाता है। इससे पहले कई धर्म संसदों में बहुत ऐसे युगांतकारी निर्णय लिए गए हैं जिन्होंने देश की राजनीति पर भी प्रभाव डाला है, समाज पर भी प्रभाव डाला है, सनातन के उत्कर्ष पर भी प्रभाव डाला है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जब धर्म संसद का आयोजन किया गया था तो यहीं पर राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी आचार्यों ने, सभी शंकराचार्यों ने इस पर एक मत होकर पूरे देश से कहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सदियों से हमारे जो महात्मा हैं, संत हैं, जो जगतगुरु हैं, वो राजधर्म निभाने के लिए जो हमारे राजकर्म हैं उसको व्याख्यायित करते रहे हैं और उसी राजकर्म को, राजधर्म को, समाज के कार्य को स्थापित करने के लिए, उसको व्याख्यायित करने के लिए, समाज की आवश्यकता को पोषित करने के लिए आज के धर्म संसद का आयोजन जो है देवकीनंदन ठाकुर जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं उनके शिविर में किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि सनातन बोर्ड जैसे प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है। सभी 13 अखाड़ों के अनेक महामंडलेश्वर उसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये देखा जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर धर्म, कर्म, आध्यात्म के साथ साथ समाज सुधार और समाज की आवश्यकताओं पर भी मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन के बाद महाकुंभ के आयोजन की परंपरा रही है। यहाँ जो वैचारिक मंथन होता है उससे जो निकले वाला जो रसामृत है वो कहीं ना कहीं समाज को और देश
को दिशा देता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है धर्मो रक्षति रक्षतः, तो निश्चित तौर से राजधर्म राजकर्म निश्चित करने में, व्याख्यायित करने में, उसे स्थापित करने में हमारे संत मनीषियों का ये जो मंथन होता है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश का कार्य करता है। उसके बाद ये नीति नियमताओं के ऊपर है कि किस तरीके से उन निर्देशों को देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को देखते हुए, देश की बहुलतावादी संस्कृति को देखते हुए उसको स्थापित करते हैं। मुकुल जी बिल्कुल अश्विनी, और उसी जब हम बात करें कि किस तरीके से जो परंपरा रही है और उसी के तहत अभी जो आप तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, हम देख पा रहे थे कि कैसे ना जाने कितनी ही जो संख्या है श्रद्धालुओं की जो लगातार स्नान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। और अब क्योंकि जो मौनी अमावस्या का एक जो अमृत स्नान होना है वो भी अब समय ज़्यादा दूर नहीं है, और किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं उसकी तैयारियों के लिए। मौनी अमावस्या का जो स्नान है, आप ये समझिए कि सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, जो कुंभ योग बनता है, जिसके लिए कहा जाता है कि कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है, वो अमावस्या के दिन ही माना जाता है। वैसे तो गोचर जो ग्रह हैं वो मकर संक्रांति के बाद ही संक्रांति करते हुए अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्नान का, अमृत स्नान का पर्व मौनी अमावस्या होता है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अर्धकुंभ में स्नान किया था। इस बार ये अपेक्षित है कि 10 करोड़ के आसपास लोग स्नान कर सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन। कल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहीं गंगा में आकर पवित्र डुबकी लगाई है। 2 करोड़ केवल इसलिए कि मौनी अमावस्या में इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, लिहाजा लोगों ने मौनी अमावस्या के स्नान को विस्तारित करते हुए लघु मौनी अमावस्या का स्नान कल ही कर लिया। लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। सभी दिशाओं से अगर देखें तो केवल और केवल जो है लोगों का एक ध्येय है, संगम पहुंचना, स्नान करना। और मैं मजेदार बात बताऊं कि परिवहन की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है, लेकिन जब सड़कों पर केवल जनज्वार होगा, जनसैलाब होगा, तो सारी परिवहन की व्यवस्थाएं, सारी परिवहन की सुविधाएं भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाती हैं। तो दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से बेहद अनुशासित तरीके से इतना बड़ा जनसमुदाय आना और इतने बड़े जनसमुदाय का सुरक्षित, सुगम तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से वापस जाना पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय है कि किस तरीके से हम क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इतना बड़ा समागम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वो भाव है लोगों का, जो हमारा एकता समरसता का भाव है, वो इसको निर्विघ्न संपन्न करता है। और लोग चले आते हैं यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए और पुण्य के सहभागी बन के राष्ट्र के निर्माण की शक्ति लेकर यहाँ से वापस घरों को जाते हैं। मुकुल जी बिल्कुल अश्विनी, और आपके पीछे थोड़ी हलचल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस वक्त तक गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो वहाँ पहुँचेंगे? कभी भी पहुंच सकते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के दृश्य की यहाँ से सटा हुआ एक डीपीएस का हेलीपैड है। डीपीएस हेलीपैड पर उनका चॉपर जो है लैंड कर चुका है। ये वीआईपी घाट है, वीआईपी घाट पर सीधे वो वाहन के जरिए पहुंचेंगे और जनता को किसी तरीके का असुविधा और अव्यवस्था का शिकार न होना पड़े, लिहाजा वो यहीं से वीआईपी जेटी से यहाँ से वो नाव के जरिए जो है जहाँ जाएंगे संगम नोज पर। संगम नोज पर जो है वीआईपी जेटी बनी हुई है और फिर उसके बाद वो जलमार्ग से ही होते हुए यहाँ से जो किला घाट है, किला घाट पर पहुँचेंगे। किला घाट पर एक और वीआईपी जेटी है, उससे सटा हुआ ही लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पर वो पूजा अर्चना करेंगे। अक्षय वट जो है उसके दर्शन करेंगे। अक्षय वट ये माना जाता है प्रयाग की महिमा और हमारे पुराणों के अनुसार से कि वो ऐसा वट है, ऐसा वट वृक्ष है जिसके कार्बन डेटिंग के भी प्रमाण है कि कम से कम 5000 वर्ष से ज़्यादा वो अक्षय वट है। और अक्षय वट के पत्तों पर ही भगवान विष्णु यानी बाल मुकुंद स्वरूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं। पिछले कुंभ में 2019 के कुंभ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे तो अक्षय वट को दर्शनार्थ खोला गया था श्रद्धालुओं के लिए। अक्षय वट और जो किला है वहाँ पर, जिस किले में अक्षय वट स्थित है, वो संवेदनशील किला है और साथ ही साथ वो सेना के अधिग्रहण में वो किला है। लेकिन श्रद्धालुओं की मांग और जिज्ञासा और लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अक्षय वट को पिछले जो है कुंभ में खोला गया था। और इस कुंभ में, इस महाकुंभ में सरस्वती कूप है, जिसका माना जाता है कि सरस्वती कूप में पड़ा हुआ एक भी कोई भी अगर कागज़ का टुकड़ा भी है तो संगम में आता हुआ दिखता है। सरस्वती की अदृश्य उपस्थिति सरस्वती कूप में यहाँ पर मानी जाती है। तो सरस्वती कूप को भी श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। तो अक्षय वट के दर्शन, लेटे हनुमान जी के दर्शन और उसके बाद संतों के साथ समागम, यही कार्यक्रम है आज के यहाँ पर। और कभी भी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और वो यहाँ पर स्नान करेंगे, संतों से समागम करेंगे और उसके बाद अन्य दिनचर्या में अपने शंकराचार्यों से आशीर्वाद लेंगे, महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। मुकुल
जी बिल्कुल अश्विनी, जैसा आपने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, किसी भी वक्त गृह एवं सहकारिता मंत्री जो हैं अमित शाह वो वहाँ पहुँचेंगे। आपको भी ज़्यादा दुविधा ना हो इसके लिए फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ दोबारा हम जुड़ेंगे, बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम लेंगे। किस तरीके से लगातार महाकुंभ की अगर बात की जाए खास होता जा रहा है, दिव्य होता जा रहा है और इसके जो नज़ारे हैं वो और भी भव्य नज़र आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा, जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर लगातार हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की और आपको बता दें महाकुंभ का आज 15वां दिन है। लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठंड के बावजूद घाटों पर सुबह से ही स्नान चल रहा है। वहीं रविवार को अवकाश होने के कारण काफ़ी भीड़ उमड़ी। आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में रविवार शाम 8 बजे के करीब 1.74 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अब तक कुल 13.21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को आने वाली मौनी अमावस्या के लिए भी प्रशासन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की और भी ज़्यादा संख्या बढ़ने का अनुमान है, जिसकी जानकारी हमारे अभी संवाददाता अश्विनी मिश्र भी दे रहे थे। और महाकुंभ में हर दिन देश भर से बड़े बड़े साधु संत और महात्मा पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी प्रयागराज पहुंचे। संगम के पवित्र जल में स्नान करने के बाद वो परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिलने अरेल घाट पर स्थित उनके आश्रम गए। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ संतों का, भक्तों का, स्वामी और सेवक का, भगवान भक्त का भी संगम है। उन्होंने कहा कि स्वामी चिदानंद महाराज महाकुंभ में सभी संतों का महासंगम कर रहे हैं। स्वामी का संगम है, भक्त और भगवान का संगम है। और अनूठा प्रयोग ये हो रहा है कि यहाँ पर परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी सभी संतों का महासंगम करवा रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है। तो अब महाकुंभ में महासंगम होना चाहिए। 30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करेंगे। महाकुंभ में संतों की वाणी से श्रद्धालुओं को ज्ञान के साथ ही सनातन धर्म की भी गुड़ जानकारी मिल रही है। महाकुंभ में परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सनातन की महिमा बताते हुए कहा कि सनातन है तो भारत है और भारत है तो सनातन है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत का बहुत बड़ा पर्व है और सनातन बचेगा तभी संगम बचेगा। सनातन के लोकतंत्र के महापर्व में जिसका हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं, बस इतना ही कहना है। अपने भीतर के सनातन को बचाए रखिए, अपने भीतर के संगम को बचाए रखिए। वो डुबकी लगाओ, लेकिन भीतर भी एक डुबकी लगाओ कि हम खड़े कहाँ हैं। क्या हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं या कट गए हैं? क्या हम अपने मूल से जुड़े हैं, मूल्यों से जुड़े हैं, या हमारे भीतर वो मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं? ये पर्व इस बार उन मूल्यों से, उन मूल से, उन जड़ों से जोड़ने का पर्व है। तो सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक महाकुंभ में हर रोज विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला में एक मुफ्त योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन किया है। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर निरोगी जीवन जीने की कला योग गुरु बाबा रामदेव से सीख रहे हैं। बाबा रामदेव के निःशुल्क योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर में 7वें ग्याब्जे योगेजिन लिंग रिम्पोच भी पहुंचे। महाकुंभ में आस्था का जबरदस्त सैलाब देखने को मिल रहा है। यहाँ श्रद्धा और विश्वास ही है जो देश के कोने कोने से लोगों को संगम में पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए आकर्षित कर रही हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व है।
इसकी ज़्यादा जानकारी दी बुद्धेश्वर महादेव के पीठाधीश्वर राजकुमार ने। उन्होंने बताया कि कैसे संगम के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य को फायदा होता है। जनमानस स्नान कर रहे हैं तो मानस में लिखा हुआ है काग हो कौवा जो है स्नान करता है तो कोयल हो जाता है। ये वाह शरीर से शुद्धता नहीं है, ये आंतरिक शरीर का शुद्धता है, जिससे हमारा जब स्नान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो एक बार संगम में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो महाकुंभ का आयोजन पूरी दुनिया के लिए न केवल आस्था और अध्यात्म का केंद्र बिंदु है, बल्कि यह इतने कम समय में बना एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। संगम तट पर बालू की रेती में लोहे की जो चद्दरें हैं बिछाई गई हैं, जिन्हें कहा जाता है चक प्लेट्स। इन्हीं अस्थायी प्लेट्स पर दौड़ती हैं हज़ारों गाड़ियाँ, जो बनाती हैं लोगों के जीवन को आसान। अरेल घाट और इसके साथ ही तेलियारगंज या दारागंज तक आप आराम से अपनी गाड़ी से इन्हीं अस्थायी सड़कों के माध्यम से संगम तक पहुंच सकते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर और कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं उसकी पल पल की कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। दूरदर्शन न्यूज पर आज हम कहानी बताने जा रहे हैं इन चकर्ड प्लेट्स की। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और इस तरह की सरकार ने कम से कम 650 किलोमीटर की ये चकर्ड प्लेट्स बनाई है, जिस रेती पर गंगा और यमुना की बिल्कुल बालू जमी होती थी, इस वक्त सड़कें बन चुकी हैं 650 किलोमीटर की। और ये भैया लोग हैं जो कि सड़कों की मुरम्मत का भी काम कर रहे हैं और ऐसा मनोज जी हैं जो कि रुड़की के इंजीनियर हैं। मनोज जी, ये क्या है एक्चुअली, ये लोग कर क्या रहा है? देखिए, मैं आपको पहले समझाऊं कि अगर यहाँ पे ये नहीं चकर्ड प्लेट होती तो यहाँ पे ये केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है, जो केवल रेत पे चलती है। जी जी। जो चकर्ड प्लेट्स बन रही है, क्योंकि ये जमीन रेतीली जमीन है, तो ये धंस जाती है और उसकी वजह से इन प्लेट्स का अलाइनमेंट खराब हो सकता है। तो ये लोग रात में जहाँ अलाइनमेंट खराब है उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सवेरे दोबारा से ये नॉर्मल हो जाए। ये एक बहुत मुश्किल काम है। अब ये समझिए कि एक ऐसी जगह जो स्टैंड की बेयरिंग कैपेसिटी पता नहीं है, वहाँ इंजीनियर्स ने ये प्लेट्स बनाई हैं और कहीं पे ज़्यादा धंसती है, कहीं पे कम धंसती है, और इसको रोज रात को ठीक करना, ये इस व्यवस्था की फोरसाइट बताती है। वैसे ही समझ में आता है कि फाइनल डिटेल्स के बारे में सरकार ने कितना सोचा है। जी जी। बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग। मतलब ये समझिए कि बीच के ऊपर रोड बनाई हुई है और उस पर आराम से चल रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ ये नहीं होता तो केवल 4x4 गाड़ी चल सकती है और कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये थोड़ा चकर्ड प्लेट दिखाइए ना, ये किस तरह से उठा रहे हैं और कैसे इसको फिर से कोशिश किया जाए बताने की। लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। भैया, आप थोड़ा सा ये बताएंगे, आप कहाँ से हैं? 12 से। कितने लोग काम कर रहे हैं आप लोग? यहाँ 45-40 लोग हैं। और रात में कितने लोग काम करते हैं? 40-45 लोग रात के रहते हैं और सुबह में ढेर रहते हैं। भैया इधर आ जाइए आप। तो अच्छा ये बताइए आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे करते हैं और क्या काम? चक्कर प्लेट बना रहे हैं, मरम्मत चक्कर प्लेट को हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊंचा हो जाता है ना चलने से। और ये क्या कर रहे हैं भैया, ये जो पीट रहे हैं उसको बैठा रहे हैं उसको पीट। अच्छा, इसका मतलब जो टेढ़ा बड़ा हो गया है, हाँ, उसकी मरम्मत हो रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो वॉरियर्स हैं वो लगातार रात भर आपके लिए, हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। और ये है महाकुंभ के असली वॉरियर्स, जो वाकई इस महाकुंभ को और भी दिव्य बना रहे हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, प्रयागराज धाम। तो इस महाकुंभ में अलग अलग रूप जो हैं वो नज़र आते हैं और इसको पूरा सार्थक करने के लिए अलग अलग ऐसे न जाने कितने ही वॉरियर्स हैं जो कि लगे हुए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज MC मैरी कॉम भी महाकुंभ पहुंची और त्रिवेणी के पवित्र संगम में उन्होंने डुबकी लगाई। मैरी कॉम ने कहा कि सनातन का यह महापर्व, वो उसमें पहली बार कुंभ में स्नान करने आई हैं। मैरी कॉम ने कहा कि महाकुंभ का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत बड़ा पल है। DD न्यूज़ संवाददाता अश्विनी मिश्र ने इस मौके पर मैरी कॉम से बातचीत की। के बाद MC मैरी कॉम हमारे साथ हैं। किस तरीके से आपका ये एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, किस तरीके से आपने पहुंची संगम, आपने स्नान किया? ये मैं आज में क्यों ये पहुंचा,
ये सब क्रेडिट तो हितेश जी है। हम लोग बिजनेस पार्टनर है। आगे मैं फिटनेस चेन खोलने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज़ ये मिला है, तो फिर मैं देखने आया, विजिट करने आया। बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ज़िंदगी में हिंदू कल्चर का, हिंदू रिलीजन का देखा नहीं है ज़िंदगी में। ये फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। डू यू फील इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ? बहुत अच्छा लगा। कल्चर अपना कल्चर को ना आगे लेके जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट। हमारा क्रिसमस, क्रिश्चियन में भी क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू है ना, तो मैं भी हिंदू में भी ये सिर्फ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और शामिल अ पार्ट ऑफ मैं भी आया, तो बहुत अच्छा लगा। और यही तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, प्यार, यूनिटी डाइवर्सिटी आगे लेके जाए और आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MC मैरी कॉम पहुंची है। उन्होंने यहाँ पर स्नान किया है महाकुंभ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की एकता, अखंडता को मजबूत करता है और सभी पंथों को, सभी धर्मों को यहाँ पर समागम कराता है ये महाकुंभ, और यही हमारी विशिष्ट पहचान है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार। तो ये थी बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी। दरअसल इसके लिए जो प्रचार है जोरों पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज मटियाला विधानसभा में सोलंकी डेयरी के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का डोर टू डोर अभियान लगातार जारी है। वे आज RK आश्रम मार्ग और जंतर मंतर के पास स्थित आवास में जनसंपर्क अभियान करेंगे। आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले वे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी घोषणाएं कर रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने का वादा किया। दिल्ली में पढ़ाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री बस यात्रा करने की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। अरविंद केजरीवाल ने सीवर को लेकर भी बड़ी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि सरकार आने पर दिल्ली के सभी सीवर को अगले 5 साल में ठीक कराएंगे। केजरीवाल ने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी किया है। इससे पहले भाजपा अपने संकल्प पत्र के तीनों पार्ट जारी कर चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और चुनाव के जो परिणाम हैं 8 फरवरी को सामने आएंगे। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए। इनके 2 मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी। जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं। यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप, वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में। कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया तो आम आदमी पार्टी ने। और आरोप प्रत्यारोप के बीच नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अमृतसर में कल BR अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ पर पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधा। इनके विधायकों की क्या हिम्मत नहीं है कि काम कर सके। विधायक काम करता है, आप चाहे डिप्टी CM हो चाहे CM हो। और दूसरा,
अगर आप इतने तगड़े डिप्टी सीएम थे तो पटपड़गन से क्यों भाग गए? पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता, तो आप काम कर नहीं पा रहे, चुनाव आप जीत नहीं पाते हैं, अपनी जगह से भाग जाते हैं और कहते हैं मैं डिप्टी सीएम हूं तो लोग मेरा काम करेंगे। ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि डिप्टी सीएम तक भी इनके यहाँ काम नहीं कर पाता। बाकी विधायकों का क्या हाल होगा आम आदमी में, इनके अपने वक्तव्य से ये स्पष्ट हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी द्वारा घोषणा पत्र जारी करने पर मोतीनगर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हरीश खुराना ने आप पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में जारी किए गए घोषणा पत्रों के बारे में सच्चाई नहीं बताती है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली में भाजपा सरकार के आने का दावा भी किया। 10 साल में उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे झूठ की दुकान के, तो उसके बारे में सच्चाई बता दे। वो तो कहते थे यमुना साफ करेंगे, क्या हुआ उसका? दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी हो गई है, उसके बारे में बता दे क्या किया। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, क्यों हुई इसका जवाब दे दे। दिल्ली में लोगों को पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बता दे। मैनिफेस्टो हो या ना हो, राइटिंग ऑन द वॉल है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है, ये अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई है। अब वो घोषणा पत्र जारी करे, जो मर्जी करें। तो हर एक दल अपनी जीत का दावा यहां करता हुआ नजर आता है। हर एक उम्मीदवार अपनी जीत का दावा ठोक रहा है और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप के साथ जो चुनावी प्रचार है वो भी तेज होता हुआ नजर आता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। फिलहाल और भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें आज वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के लिए समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं। इस बैठक में रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए सुझावों को अब अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी। इससे पहले शुक्रवार को ही बैठक काफ़ी हंगामेदार रही थी। विपक्ष के सभी 10 सदस्यों को हंगामे के चलते दिन भर के लिए बैठक से निलंबित कर दिया गया था। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के पहले हफ्ते तक सदन के पटल पर रखनी है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्जों जैसी समस्याओं का समाधान करना है। इसमें संपत्तियों का डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे को हटाने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करने जैसे सुधार प्रस्तावित हैं। और वहीं कोलकाता आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज बड़ी सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में 2 समानांतर और महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित हैं। इसमें 2 अलग अलग पक्षों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहले मामले में आरजीकर मामले के दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड देने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के माता पिता की ओर से सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए दायर एक अन्य मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति देवांगंशु बसाक और न्यायमूर्ति शबर रशीदी की खंडपीठ सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है। दूसरी ओर यही खंडपीठ पश्चिम बंगाल सरकार की एक ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई करेगी जिसमें रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है। तो आरजीकर मामला, इसमें हमने देखा था किस तरीके से जो दोषी है उसको सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद की, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जो मृत्युदंड की मांग है वो उठाई गई थी। हालांकि जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए थे पूरी जांच को लेकर, लेकिन ना सिर्फ सीबीआई बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी जो याचिका है वो दायर की गई थी, जो दोषी है उसको मृत्युदंड दिया जाए। और इस पूरे मामले में आज एक अहम सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। इस मामले को लेकर लगातार हमने देखा था किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो देखने को मिला था। और हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी जो हैं वो जुड़ चुके हैं।
प्रसेनजीत, जानना चाहेंगे आपसे कितना अहम आज की जो सुनवाई है, क्योंकि याचिका दायर की गई थी संजय राय को मृत्युदंड दिलाने के लिए। हाँ जी, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो प्रदेश सरकार की तरफ से, सियालदह कोर्ट की तरफ से जब उनको मृत्यु कारावास की सजा सुनाया गया था, तब तृणमूल कांग्रेस और प्रदेश सरकार की तरफ से कैंपेन चलाया गया कि ये जस्टिस नहीं है, ये संजय राय को फांसी देना चाहिए था। और प्रदेश सरकार की तरफ से सीधा हाईकोर्ट के सामने ये रखा गया है कि संजय राय को फांसी दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट इसके बारे में काफी कड़ा रुख अपनाया और प्रदेश से पूछा गया है कि आपका क्या हैसियत है इस तरह की एक याचिका दायर करने का। और दूसरी बात है कि इसमें जितने जो स्टेक होल्डर्स है, खास तौर से संजय राय की परिवार और पीड़िता की परिवार, इनको नोटिस भेजा है कि नहीं। तो प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया था नोटिस नहीं भेजा गया, और ऐसे जवाब सुनने के बाद अदालत की तरफ से काफी क्रोध प्रकट किया गया था कि आपने वैसे कैसे, किस हैसियत से, मैंने दोबारा बताऊं कि किस हैसियत से आप सीधा हाईकोर्ट में आके किसी मुजरिम का फांसी का मांग कर सकते हैं, जबकि किसी अदालत में काफी सारे चर्चा के बाद उनको अमृत्यु कारावास की सजा सुनाया है। तो फिर उसी दिन प्रदेश को बताया गया था कि आप सबको नोटिस भेजो, हम सोमवार को सुनवाई करेंगे, किंतु इस बारे में सबका राय सुनना जरूरी है, खासकर से जो कन्विक्ट है उनकी परिवार और दूसरी तरफ जो पीड़िता है उनकी परिवार, साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सीबीआई को सुनना भी काफी जरूरी है। इसीलिए आज पूरी सुनवाई की दिन रखा गया है सोमवार को, कि जो मांग रखा गया है वो मांग सही है कि नहीं, उस मांग को लेकर आगे जाना है कि नहीं, और नहीं तो पीड़िता की परिवार की तरफ से जो आपत्ति जताया गया है कि सीबीआई ठीक तरह से इसका तहकीकात नहीं किया है, तो ये कितना दूर तक सही है और फिर से ये तहकीकात को ओपन किया जाना चाहिए या नहीं, ये सारे सवालों को लेकर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई कुछ ही देर में होने की उम्मीद है हमें, मुकुल। जी बिल्कुल, तो अहम सुनवाई कुछ ही देर बाद, और क्या कुछ इस सुनवाई में निकल कर आता है अपडेट हम लेंगे प्रसेनजीत से आगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कोलकाता आर्जिकर मामले की, किस तरीके से जो अहम सुनवाई है वो उसमें होनी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया, जिनमें 917 बालिका कैडेट्स भी शामिल थीं। ये संख्या के हिसाब से बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी पीएम रैली का विषय युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान 800 से अधिक कैडेट्स राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता को दर्शाने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स की भागीदारी इस वर्ष की रैली में उत्साह को बढ़ाएगी। इसके साथ ही इस रैली में देश भर से मेरा युवा भारत शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय के 650 से अधिक स्वयंसेवक भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 दिन के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे यूएई के नेताओं से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री अबू धाबी में आयोजित होने वाले रायसीना मिडिल ईस्ट के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण भी देंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और भारत यूएई संबंधों को नई गति प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी। और आइए बात कर लेते हैं अयोध्या धाम की भी, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो राम जन्मभूमि में पहुंच रहे हैं। बेतहाशा भीड़ के बावजूद रामलला के दर्शन सुगमता से हो रहे हैं। भक्तों ने बताया कि काफ़ी भीड़ होने के बाद भी 25 से 30 मिनट में उन्हें भगवान राम के दर्शन हो गए। लोगों ने अच्छी व्यवस्था के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद दिया। बहुत दिव्य और भव्य लगा है, बहुत आनंद मिल रहा है। पहले कुंभ के मेले में गए थे प्रयागराज, बड़ा आनंदित, वहाँ की व्यवस्था देख के बहुत ज़्यादा आनंद मिला हम लोगों को।
धन्य है योगी सरकार को। कमाल है कि प्रशासन की कि इतने जल्दी दर्शन हो जा रहे हैं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य दिव्य मंदिर बनाया है और वातावरण देख के और यहाँ की भक्ति सब लोगों की देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा लगा है और बहुत कम टाइम में हम लोगों के दर्शन हुए हैं। राम जी की मूर्ति देख के दिल बहुत प्रसन्न हो चुका है। जो योगी सरकार ने और मोदी जी ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। हम लोग इतने दिन से राम जी के प्रागट्य का वेट कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत जल्दी बहुत अच्छे से किया है। मोदी जी और योगी जी इन्होंने जो यहाँ व्यवस्था की है और वो जो कहते हैं वही करते हैं। स्वच्छ भारत उनका नारा है और यहाँ हम देख रहे हैं प्रयागराज में भी हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत ही स्वच्छता है और यही एक समृद्धि की ओर भारत को ले जाने की यही एक शक्ति है इन दोनों में। भीड़ होने के बावजूद कोई किसी भी प्रकार की किसी भी दर्शनार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ की व्यवस्था देख के 25 मिनट में दर्शन हो गए, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी और मोदी जी दोनों के सरकार का। मंदिर तो भव्य दिव्य है, वो तो देखने जैसा है मंदिर, अलौकिक मंदिर है। राजधानी दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस पर कल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अनोखा नज़ारा देखने को मिला। इस अवसर पर 5000 से अधिक लोक और आदिवासी कलाकारों ने जयति जय मम भरतम के खास प्रस्तुति पर प्रदर्शन किया और एक रिकॉर्ड भी बनाया। इस बारे में डीडी न्यूज़ से खास बात की संस्कृति मंत्रालय में सचिव अरुणीश चावला ने। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जहां भारत विकसित और आत्मनिर्भर की झलकियां दिखाई दी, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण था भारत की संस्कृति जो विविधता में एकता है और जिसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इसकी संकल्पना और संरचना कैसी हुई है, हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं संस्कृति मंत्रालय में सचिव अरुणीश जी। ये सब संरचना कैसी हुई और इसकी संकल्पना भी कैसी? जी, इसकी तैयारी वस्तुतः 4-5 महीने पहले शुरू की गई हुई थी और जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। तो ये एक कल्पना थी कि क्या हम भारतवर्ष की सभी मुख्य फोक और ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को एक साथ कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे के अवसर पर ला सकते हैं और एक साथ उसको परफॉर्म करके एक नेशनल सॉन्ग बना सकते हैं। तो हमने उस समय 50 फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को, डांस फॉर्म्स को हमने सेलेक्ट किया, उसको शॉर्टलिस्ट किया और हर स्टेट से एक डांस फॉर्म ज़रूर ली। वहाँ से फिर एक ऐसे म्यूज़िक, एक ऐसे सॉन्ग की कॉम्पोजिशन की तलाश थी जो इनके साथ फ्यूज़ आसानी से हो जाए या इनके साथ ब्लेंड हो जाए। इससे पूर्व में हम जैसा आप जानते होंगे कि वंदे भारत करते थे। वंदे भारत थोड़ा सेमी क्लासिकल यॉनर है। वहाँ से फिर हमने सिंपल जय माँ भारती का कॉन्सेप्ट लिया और संस्कृत में वह बना जयति जय मम भारतम। और सुभाष सहगल जी ने, जो जाने माने बॉलीवुड लेखक हैं, उन्होंने उसकी फर्स्ट लिरिक्स लिखे। शंकर महादेवन जी ने उसे म्यूज़िक दिया और उसको रिफ़ाइन करते करते एक इतना खूबसूरत मंजर बना कि हर आदमी को वो हर भारतवर्ष को उस पर गर्व होगा। कोई भी उसे गा सकता है, गुनगुना सकता है, आप कहीं भी उस स्टेज परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और उसमें 3 या 4 अंतरा हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हैं उसके जो फोक फॉर्म्स हैं वो बहुत आसानी से उसमें ब्लेंड हो जाते हैं। आप टाइटल मुखड़ा उसको बिल्कुल वही का वही रख सकते हैं। तो एक किस्म से ये हमारा कल्चरल एंथम बन गया है और काफ़ी इस पे मतलब लोगों का काफ़ी आकर्षण है, पॉपुलर भी हो रहा है। और हमारे जितने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं, सब में सब लोग जयति जय भारतम गुनगुनाने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर था। बहुत 5200 आर्टिस्ट ने 54 फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स को एक साथ परफॉर्म किया, पूरे कर्तव्य पथ को रंगारंग कर दिया और इतना खूबसूरत काम किया कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो विरासत और विकास का समावेश आप इसमें किस तरीके से देखते हैं?
हमारे देश में हर गांव देहात में परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। ये हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं और हर भारतीय का ये कर्तव्य है। और कल कर्तव्य पथ पर इन आर्टिस्ट ने हर भारतीय को अपना कर्तव्य याद दिला दिया। जो परफॉर्मेंस जयती जय भारतम परफॉर्मेंस हुई, इसका हम एक स्टेज वर्जन बनाएंगे और सभी कल्चरल सेंटर्स में ये जो आर्टिस्ट आए थे, इतने सारे ट्रूप्स और इतने सारे ग्रुप्स आए थे, इन सब को उसमें पिरोकर एक ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस बनाएंगे ताकि जो कि हर सेरेमनी, हर अवसर, हर स्टेज परफॉर्मेंस या हर इवेंट पे इसको आप रीजनेबल चार्जेस पे लोकल आर्टिस्ट को बुलाकर परफॉर्म कर सकें। हम अपनी विरासत को बचा भी पाएंगे और इन आर्टिस्ट को अपनी जीविका भी मिलेगी। सर, डीडी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, अमेरिका से आए निर्वासित नागरिकों के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया की सरकार राष्ट्रपति के बीच सियासत अब गर्मा गई है। अब कोलंबिया ने ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका से निर्वासित लोगों को स्वीकारने का फैसला किया है। अमेरिका ने अवैध तरीके से रहने वाले कोलंबियाई लोगों को वापस उनके देश भेजने के लिए 2 फ्लाइट से रवाना किया था। इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिका से प्रवासियों को लेकर आ रही उड़ानों को हवाई रास्ता देने से इनकार करते हुए अपने देश में आने से रोक दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कोलंबिया पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब अमेरिका से प्रवासी निर्वासन फ्लाइट को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद कोलंबिया अपने राष्ट्रपति विमान को कोलंबियाई नागरिकों को लेने के लिए होंडुरास भेजेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कल देर रात एक बयान में कहा कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलंबिया द्वारा अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति जताने के बाद अमेरिका उस पर प्रतिबंध और शुल्क नहीं लगाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।